बहुत पहले से नात बाज के साथ थी। वो एक तरफ तुम्हारे साथ कांटेक्ट में थी और दूसरी तरफ उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और अब तो उनके बीच बच्चा भी है। यह सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। फिर दूसरी आवाज कहती है, क्या उसने ऐसा किया? फिर पहली आवाज बोलती है, मुझे भी कल ही पता चला, उसके बर्थडे पर वो मेरे भाई से एंगेजमेंट कर रही थी और उसी दिन मुझे पता चला कि कंपनी मर्जर को 3 साल हो चुके हैं। दूसरी आवाज हैरानी से पूछती है, क्या 3 साल से? तुम्हें अभी पता चला? जिस पर वो खुद को कोसते हुए कहता है, क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? मेरी ऑन प्रॉपर्टी में भी चेंजेस हो गए हैं, अब नात बाज चेयरमैन बन गया है। दूसरा कहता है, ये कैसे हो सकता है? विल में तो उनका नाम नहीं था। साफ है कि उन्होंने प्लान बनाकर सब कंट्रोल किया है। फिर वो गुस्से में कहता है, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए जस्टिस लूंगा। जिस पर मैं जल्दी से रोकता हूँ, नहीं, सिचुएशन ऑलरेडी बहुत मेसी है। मैं कहता हूँ, इनहेरिटेंस के लिए 2 कंडीशंस हैं, जो पहले पूरी करेगा वही सक्सेसर बनेगा। दूसरा पूछता है, कौन सी कंडीशंस? मैं बताता हूँ। पहली कंडीशन है QV13 परफ्यूम को पहचानना और रिक्रिएट करना, जो मेरे ग्रैंडफादर की लास्ट क्रिएशन थी। वो पूछता है, QV13 क्या है? मैं समझाता हूँ, ये एक परफ्यूम है जो उन्होंने मरने से पहले बनाया था, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, और 3 साल पहले फादर मुझे अब्रॉड भेजते हैं इस स्किल को सीखने के लिए। दूसरा कहता है, तुम्हारे फादर इतने कनिंग हैं, वो तुम्हें आसानी से इनहेरिट करने देंगे ऐसा लगता है? मैं धीरे से कहता हूँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन 3 साल बाद वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। वो पूछता है, क्या तुमने QV13 बना लिया? मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं बचपन से सेंट्स पहचान सकता हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ 1 से 2 कंपोनेंट्स ही पहचान पाया हूँ, और इसका टाइमिंग भी बहुत प्रिसिज है। थोड़ा भी चेंज हुआ तो स्मेल बदल जाती है। वो निराश होकर कहता है, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, 3 साल में भी नहीं हुआ, शायद कभी नहीं होगा। फिर वो पूछता है, दूसरी कंडीशन क्या है? मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ, सक्सेसर को एक हैप्पी फैमिली बनानी होगी। यह सुनकर वो हैरान होकर कहता है, ये तो और भी मुश्किल है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने सीधा मना ही कर देना था। मैं धीरे से समझाता हूँ, वो चाहते थे कि मैं सक्सेसफुल बनूं और खुश रहूं, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन रखी। लेकिन फिर मैं चिंतित होकर कहता हूँ, अभी फादर दूसरी कंडीशन पूरी कर चुके हैं, बस पहली बाकी है। अगर उन्होंने QV13 बना लिया तो सारी लेगेसी उनके हाथ में चली जाएगी, और अगर वो नात बाज और बाकी लोगों के हाथ लगी तो ग्रैंडफादर कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। वो पूछता है, अब तुम क्या करोगे? मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि 3 साल में कंपनी पूरी तरह फादर के कंट्रोल में जा चुकी है और मेरे पास अब बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं। कोई नहीं जानता कि मेरी पोजीशन और मेरे फादर की पोजीशन सेम है। दोनों ही ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं, जिस पर बाहर के लोग तो काफी पहले से ही उन्हें असली चेयरमैन मानते आ रहे हैं, जिसके चलते मुझे वापस आकर प्रॉपर्टी के लिए फाइट करने से रोकने के लिए क्या उसने अपने लोग पहले से ही सेट कर रखे हैं? और फिर ग्रुप के अंदर भी क्या मैं उस वाइस चेयरमैन की चेयर पर टिक भी पाऊंगा? यह सोचकर ही मुझे नीचे गिरा दिया जाता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि डीट्रुक का क्या? तुम उसे उन लोगों के सामने लेकर जाओगे तो क्या फायदा होगा? और फिर डीट्रुक को घर पर ही छोड़ा हुआ है। 3 साल पहले जब मैं बाहर गया था तब भी उसे साथ नहीं ले गया, तो अब वापस आकर कैसे लाऊंगा? जिस पर वो कहता है कि ऑब्वियसली तुम्हें जाकर उसे लाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से थान नहान ग्रुप तुम्हारे ग्रैंडफादर की पूरी लाइफ की मेहनत है, जिसे तुम्हें हर हाल में वापस लेना होगा, वरना अगर यह आउटसाइडर्स के हाथ लग गया तो तुम्हारे ग्रैंडफादर कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर मैं सोचता हूँ कि यह सब तो पहले से ही मेरा था, फिर मैं इसे किसी और के हाथ कैसे दे सकता हूँ? अगर पहले की बात होती तो मैं बिना कुछ सोचे पूरी इनहेरिटेंस अपने फादर को दे देता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब वो पहले जैसे अच्छे फादर नहीं रहे जो मुझे पहले की तरह केयर करते थे। या शायद सच ये है कि वो कभी अच्छे थे ही नहीं, बस मैं ही अब तक समझ नहीं पाया था। इसके बाद मैं खुद से कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से एक बार घर लौटा हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मेरी कमजोरी देखे। जिस पर एक सर्वेंट पूछता है, यान सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? और फिर कहता है कि मिस ने ऑलरेडी कहा है कि जब तक आप पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाते तब तक आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। जिस पर मैं जवाब देता हूं कि मैं बस बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने जा रहा हूं, और क्या वो मेरी फ्रीडम भी कंट्रोल करेगी? ये सुनकर वो घबराकर कहता है कि अगर आप चले गए तो मैं मिस को क्या जवाब दूंगा। जिस पर वो प्रपोज करता है कि पहले वो कॉल करके मिस को इन्फॉर्म कर दे, ताकि बाद में उसे पनिशमेंट न मिले, क्योंकि वरना उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ कि क्या तुम्हारी मिस कोई वाइल्ड बीस्ट है जो इतनी डरावनी है? ये सुनकर वो हिचकिचाते हुए सिर हिलाता है और कहता है कि वो बीस्ट से भी ज्यादा डरावनी है। जो हम लोग देखते हैं वो बस उसका जेंटल साइड है, लेकिन अगर वो सच में गुस्सा हो जाए तो पूरा डोंगथान हिल जाता है। जिस पर मैं कहता हूँ कि अगर वो इतनी ही डेंजरस है तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं फोथान हुआन को कॉल करने ही वाला होता हूँ कि तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो सामने फ्लैश होता है, और नॉर्मली तो मैं इसे इग्नोर कर देता, लेकिन इस बार मुझे फील होता है कि सामने वाला कौन है। शायद फोथान हुआन ही है। मैं कॉल उठाकर कहता हूँ,
हेलो कौन, जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, मुझे याद है। यह सुनकर मैं चौंकता हूँ और कहता हूँ कि तुम कैसे, जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि लगता है तुम अभी भी मुझे याद रखते हो। फोन मिस ने तुम पर गहरी छाप छोड़ी है। फिर वो पूछती है कि तुम वापस देश आ गए और मुझे बताया भी नहीं। क्या मुझे तुम्हें रिसीव करने नहीं आना चाहिए था? जिस पर मैं सीधा कहता हूँ कि मुझे तुमसे बस एक काम चाहिए, मुझसे दूर रहो, जितना दूर रह सकती हो। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि जरूर हाव ने उसे बता दिया होगा कि मैं वापस आ गया हूँ, नहीं तो वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ जाती। और जैसे ही मैं कॉल कट करता हूँ, एक सुपर कार मेरे सामने आकर रुक जाती है, जिसमें से वो निकलकर कहती है, थन, बहुत समय हो गया मिले हुए, तुम काफी वीक लग रहे हो, सब ठीक है? जिस पर मैं ठंडे लहजे में कहता हूँ कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना। फिर मैं रास्ता बदलकर जाने लगता हूँ, लेकिन वो फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, जिसे देखकर मैं सोचता हूँ कि यह औरत पहले भी ऐसी ही थी। कॉलेज के टाइम से ही मेरे पीछे चिपकी रहती है, जैसे कोई च्युइंग गम हो, किसी भी तरीके से हटती नहीं। बड़ी मुश्किल से वो 3 साल के लिए बाहर गई थी, जिससे मुझे थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन अब जैसे ही मैं वापस आया हूँ वो फिर से चिपक गई है। और फिर मैं सोचता हूँ कि यह कैसी लड़की है, एक तरफ मुझे प्योर्स करती है और दूसरी तरफ बाकी लड़कों को भी इग्नोर नहीं करती। इतनी केयरलेस नेचर वाली लड़की में मैं कैसे फॉल कर सकता हूँ? जिस पर वो फिर से कहती है, थान तुम कहाँ जा रहे हो, हम साथ चलते हैं। और फिर खुद ही सोचती है कि अगर यह आदमी उसका हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इसके बाद वो इंसिस्ट करती है कि वो मुझे ड्रॉप कर दे, जिस पर मैं उसे घूर कर देखता हूँ और सोचता हूँ कि इसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चाल चलता रहता है। और फिर मैं उसे टॉन्ट मारता हूँ कि इतने सालों में क्या तुम किसी और आदमी को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, या तुम्हारी चार्म कम हो गई है इसलिए अब मेरे पास वापस आई हो? जिस पर वो कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि उसे कभी लोनलीनेस फील नहीं होती और बाकी मर्दों से वो ऑलरेडी बोर हो चुकी है, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे अभी भी अट्रैक्ट करता हूँ। फिर वो पूछती है कि क्या मेरे दिल में अभी भी लोएन है, और ये भी कहती है कि क्या मैंने नहीं सुना कि उसने चीट किया था, और वो भी मेरे ही ब्रदर के साथ। जिस पर मैं गुस्से में कहता हूँ कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कहती है कि मेरा हर मैटर उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो मुझे कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन मैं उसे हटने के लिए बोलता हूँ, जिस पर वो सार्कास्टिक होकर कहती है कि पहली बार किसी ने उसे रास्ता रोकने वाला कहा है, और फिर खुद की तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी प्रेजेंस इस रोड के लिए भी ऑनर है। जिस पर मैं इरिटेट होकर कहता हूँ कि क्या वो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख सकती है? जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसी दिन छोड़ दी थी जब उसने मुझे चेस करना शुरू किया था। फिर वो कहती है कि मैं हमेशा से अलग रहा हूँ, जो बातें कोई नहीं कहता वो मैं सीधा कह देता हूँ, और उसे यही बात पसंद है। तभी एक सर्विस कार आती है और मैं ड्राइवर से थान नहम विला चलने को कहता हूँ और थैंक्स बोलकर उसमें बैठ जाता हूँ। जिस पर वो पीछे से कहती है कि इतनी लग्जरी कार छोड़कर टैक्सी में क्यों जा रहा हूँ, और फिर खुद सोचती है कि वो मुझसे इतना इरिटेट क्यों होती है, जबकि बाकी लोग तो मेरे साथ होना चाहते हैं, लेकिन मैं ही अलग हूँ, और शायद इसी वजह से उसे मुझ में इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। इसके बाद वो मेरी कार के पास आकर कहती है कि मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और ऐसी कार में बैठना डेंजरस है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो किससे शादी करेगी? जिस पर मैं ब्लंटली कहता हूँ कि मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, और फिर उसे याद दिलाता हूँ कि वो रॉन्ग साइड में कार चला रही है और ट्रैफिक रूल्स भी नहीं समझती। यह सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि क्या मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, और वार्निंग देती है कि जब तक मैं उसके फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करता वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी हाफ लाइफ तक केयर करनी पड़ेगी। जिस पर मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि उसकी कार को क्रॉस कर दो, लेकिन ड्राइवर डरते हुए कहता है कि रोड की स्पीड लिमिट 40 है और वो ऑलरेडी 39 पर चला रहा है, और फिर धीरे से कहता है कि कौन उस मिस की कार को ओवरटेक करने की हिम्मत करेगा, यह तो सीधा मौत को बुलाने जैसा है। जिस पर वो पीछे से हंसते हुए कहती है कि कम से कम ड्राइवर समझदार है। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर इरिटेट होता रहता हूँ, क्योंकि उसका एरोगेंट बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के दम पर रूल्स को इग्नोर करती है और जैसे चाहे वैसे ड्राइव करती है, जैसे पूरा रोड उसी का हो। और इसी बीच बस में बैठे कुछ यंग लोग उसे उस चमकदार सुपर कार में आगे ड्राइव करते हुए देखते रहते हैं। गाड़ी में बैठी वो औरत इतनी खूबसूरत लगती है, जिसे देखकर लोग आपस में कहते हैं कि क्या वो थैक फैमिली की इल्डस्ट मिस नहीं है, और मैगजीन से भी ज्यादा सुंदर दिखती है। यह सुनकर थद चान चान हल्के से अपनी उंगली को किस करती है और फिर उनकी तरफ फ्लाइंग किस भेजती है, जिस पर बस में बैठे यंग लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिस पर बाकी कार्स में बैठे लोग भी एक्साइटमेंट में बाहर निकलने लगते हैं, और फिर कोई भी अपनी गाड़ी की परवाह नहीं करता, हर कोई उसे घेरने लगता है, जिसके चलते कुछ ही देर में पूरी रोड जाम हो जाती है और साइड में केओस बढ़ता ही जाता है। हॉर्न की आवाजें लगातार गूंजती रहती हैं, लोगों की चीखें और उसकी फेक एलिगेंस वाली फ्लाइंग किस सब कुछ मिलकर सीन को और मेसी बना देते हैं। मैं भीड़ के बीच पूरी तरह फंस जाता हूँ, न आगे बढ़ पाता हूँ और न पीछे हट पा रहा हूँ। यह देखकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे एक्सप्लोड होने लगता है
क्योंकि थान नहान ग्रुप के हजारों लोगों की मेहनत यूं बर्बाद नहीं हो सकती, और ना ही मैं यहाँ इस दिखावे से डील करने आया हूँ। इसके बाद मैं अपना चेहरा सख्त करते हुए भीड़ को जोर से धक्का देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, जिस पर मैं चिल्लाकर कहता हूँ, ताचान चान तुरंत रास्ते से हट जाओ, मेरा काम मत बिगाड़ो। लेकिन वो जरा भी ध्यान नहीं देती, बल्कि मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं वो आदमी हूँ जिससे वो सालों से सीक्रेटली प्यार करती है, और आगे कहती है कि बाद में नहान थान में सब लोग मेरी हेल्प जरूर करें। यह सुनते ही आसपास के लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी अपने फोन्स निकालकर मेरी तरफ करने लगते हैं, जिस पर मैं उसका हाथ जोर से झटक देता हूं और बेहद ठंडी आवाज में कहता हूं कि मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है, और अगर वो फिर भी डिस्टर्ब करेगी तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगा। जिस पर वो पीछे लड़खड़ा कर एक कदम हटती है और कहती है, अंथन, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। जब नीम 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 और नीम नटबट तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे थे, तब सिर्फ मैं ही थी जो सच में तुम्हारे लिए अच्छी थी। यह सुनकर मैं साफ कह देता हूं कि मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए और वो तुरंत हट जाए। इसके बाद मैं सोचता हूं कि मुझे जल्दी से विला जाकर डी चुकी